नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और इंडिया न्यूज के खास शो लीडर में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दो विद्वान लोगों से। एक तो हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, और उनके साथ ही उनकी पत्नी। दोनों लोगों का इंडिया न्यूज में बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, बड़ी मुश्किल से बड़े दिनों बाद समय आपका मिला है और बहुत दिनों से मेरी अर्जी थी आपके पास। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 4 साल में आप लोगों ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार के नाम पे। तो कुछ उसकी चर्चा हो जाए, फिर हम लोग आगे शुरू करें। देखिए, उत्तर प्रदेश 2017 के पहले का प्रदेश ऐसा था जी जहां बेरोजगारी की दर जो थी 17% से ऊपर थी। जी जी 4 सालों में घट के 4.1% रह गई है। ये बदलाव है। 4 वर्षों में यहाँ प्रति व्यक्ति जो आय थी वो दोगुनी हो गई है। आज उत्तर प्रदेश में जो दूसरे देशों से भी रोजगार जो उद्योग हैं वो हटकर आ रहे हैं। जैसे चाइना से भी बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का एक डिस्प्ले, मोबाइल का डिस्प्ले का पूरा इंडस्ट्री चल के यहाँ पर आई, उद्योग चल के आया। वो हमारे उत्तर प्रदेश में लगा। 5,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हुआ। कई जगह पे और कई प्रकार के उद्योग हमारे वहाँ लगे जो दूसरे देशों से आए। जी आज पहली पसंद उत्तर प्रदेश बना है। वही उत्तर प्रदेश जहाँ लोग आने से डरते थे, आज वहाँ पर माफिया डरते हैं। 25 नामी नीम चीम माफिया थे, जिसमें से 24 जेल में हैं और एक दूसरे प्रदेश में फरार है। तो ये बदली हुई सरकार का जो आज कार्य है वो डेवलपमेंट की तरफ, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, 32 के आसपास मेडिकल कॉलेज हम बना दिए हैं। आज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में हम अटल जी के नाम पर बनाने जा रहे हैं। आज देखा जाए तो एम्स अमेठी और गोरखपुर में एम्स बन रहा है। आज सैनिक स्कूल हम बना रहे हैं। आज 248 के आसपास हम सेकेंडरी स्कूल बना चुके हैं। आज देखा जाए तो 79 जो राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, वो हम बना चुके हैं। आज अलीगढ़, सहारनपुर और आजमगढ़ में हम राज्य विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी, दूसरे स्थानों पर हम विधि यूनिवर्सिटी, तो कहीं पर हम आयुष यूनिवर्सिटी, कहीं पर हम दो जगह पर गाजीपुर में और दूसरे एक जगह पर हम वेटनरी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। तो ये बदला हुआ समय है। बदले हुए समय में हम चारों तरफ कहीं डिफेंस कॉरिडोर के रूप में हम 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 5 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बुंदेलखंड ऐसे क्षेत्र में, तो नोएडा ऐसे क्षेत्र को हम एक इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में डेवलप कर चुके हैं। आज पूरे देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर 250 मेगावाट से ऊपर का डाटा सेंटर हम लगा चुके हैं। लगने के अंतिम चरण पे है वो। आज कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट, लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और डाटा सेंटर निजी कई क्षेत्र हैं जो करने को तैयार हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये हम नकलविहीन परीक्षा करा रहे हैं। आज हमारे 1,91,000 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से आज हम पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ 2.5 महीने परीक्षा चलती थी, अब 12 दिन में हाई स्कूल और 15 दिन में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हम करा रहे हैं। आज हम 23 दिन में रिजल्ट निकाल दे रहे हैं। आज सत्र का हम नियमितीकरण कर चुके हैं। आज परीक्षा केंद्रों का जो व्यवसाय हुआ करता था, आज हम ऑनलाइन करके उनको हमने ठीक कर दिया है। आज हमारे वहाँ से चाहे अंक तालिका हो, चाहे संबद्धता का कोई प्रकरण हो, चाहे किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट हो, सब ऑनलाइन आज आपको उपलब्ध हैं। ये आज हम पेपर दे के आते हैं तो स्कैनिंग करी हुई कॉपी को हम एक निश्चित चार्ज देने के बाद हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये पारदर्शिता का एक मानक हम राम मंदिर भी बना रहे हैं। तो निश्चित रूप में राम मंदिर भी हमारा जो एक संकल्प पत्र का हमारा बहुत बड़ा भाग था, और लोग हमको उपहास के तौर पे व्यंग किया करते थे। जब हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो विपक्षी हम पे व्यंग करते थे और बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, सबको हम भ्रमाएंगे। तो हम भ्रमाएंगे वाली तारीख बता दी, हमने तारीख भी बना दी और काम भी शुरू कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात बताइए, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने काम शुरू किया है और सरकार बाधा जितनी थी हमने उसको दूर करने का काम किया। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, आप क्या बचपन से ही नेता बनना चाहते थे? आपके मन में क्या था? बचपन में तो मैं पढ़ने वाला विद्यार्थी था। वही। और मैं कभी सेकंड नहीं आया हूँ। थ्रू आउट हमने केजी नर्सरी से लेकर और एमकॉम पीएचडी और मैंने किया, तो मैं लगातार प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण हुआ हूँ। और मुझको लगता है कि द्वितीय श्रेणी मैं
नहीं आया कभी। एमकॉम तक मैं प्रथम श्रेणी में ही आया और मेरा सौभाग्य था कि मुझे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मैं सेलेक्ट हुआ जी। लेकिन मुझे लेक्चरर बनना था तो बहुत कम पैसे में मैं पार्ट टाइम लेक्चरर बना लखनऊ विश्वविद्यालय में। उसके बाद में मैं परमानेंट हुआ, लेक्चरर से रीडर बना, रीडर से प्रोफेसर बना और आज नहीं तो पिताजी की इच्छा तो थी कि आप जाइए पढ़ाई में जितना आगे जा सकते हैं देखिए जाइए। मेरे पिताजी का बिजनेस था हाँ। और वो चाहते थे कि मेरा बेटा भी बिजनेस करे। अच्छा। जब मैं 1100 रुपये पार्ट टाइम लेक्चरर के रूप में पाने लगा तो वो तनाव में आ गए और मुझे समझाने की दृष्टि से उनके पास 2-2 कारें थी उस समय। अच्छा। और उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया, जमील नाम था उसका। अच्छा। बोले जमील तुझको कितना मैं देता हूँ? बोला पंडित जी आप मुझे 2000 रुपये देते हैं। बोले मेरा बेटा है ये 1100 रुपये तनख्वाह पाता है और साइकिल से विश्वविद्यालय जाता है। तो मैं साइकिल से जाता था। हमने कहा जब तक अपने बल पे नहीं खड़ा हूँगा तब तक मैं जो हूँ कार नहीं खरीदूंगा, कार गाड़ी का नहीं उपयोग नहीं करूँगा। अच्छा। तो मैं काफ़ी गया, फिर स्कूटर भी मुझे छात्रवृत्ति मिली, मैंने स्कूटर सेकेंड हैंड खरीदा अपने पैसे की। लेकिन ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? भाई पिताजी का प्रेम में तो कोई कमी पिताजी का प्रेम, पिताजी का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, उसकी अनुकंपा से ही मैं आगे बढ़ा। जी जी। लेकिन एक मेरा लक्ष्य आपने क्यों प्रण कर लिया कि नहीं मैं साइकिल से जाऊंगा? नहीं, मेरा था कि मैं इधर उधर भटकूंगा भटकूंगा नहीं। मैं विलासतापूर्ण चीज़ों में अपने को भटकाव की स्थिति में नहीं लाना चाहता था। अच्छा। मैं अपने आत्म जो निर्भरता की तरफ मैं अपना कुछ कर सकता हूँ, ये मैं चाहता था कि मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्या बात है। तो जो मेरे अंदर का मैं था, हाँ, उसको मैं अहंकार नहीं बोलूँगा, वो मैं उसको इस प्रकार का स्वाभिमान कहूँगा जो मुझे सही रास्ता दिखा रहा था। तो आपने कहा कि नहीं मैं खुद से जब अर्न करूंगा तो फिर करूंगा, तो फिर हाँ, आगे क्या हुआ? नहीं, मैंने पिताजी की गाड़ी पे भी मैं चला, ऐसा नहीं है। नहीं फिर क्या हुआ जब उन्होंने बताया कि भाई जमील आप यहाँ आओ, बताओ पहले तुम्हारी तनख्वाह क्या है, फिर क्या हुआ? उसने कहा पंडित जी मैं 2000 पाता हूँ। मैंने कहा मैं 1100 में भी सुखी हूँ क्योंकि मेरा लक्ष्य व्यवसाय नहीं है, मेरा लक्ष्य है पठन पाठन की प्रक्रिया में सम्मिलित होना। ठीक है। और एक अध्यापक बनना। तो मैं अध्यापक बनने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। तो ये राजनीति कहाँ से आ गई इसमें? मैं सोचता हूँ विश्वविद्यालय का वो अवसर था जी। कि जब छात्र संघों के चुनाव हुआ करते थे और विद्यार्थी परिषद ने मुझे, जब मैं टीचर बन गया पार्ट टाइम, तो मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया विद्यार्थी परिषद का। और जो चुनाव हो रहे थे तो मैं चुनाव में ये मेरा सौभाग्य था कि जिस प्रत्याशी को मैं मन से चाहता था वो जीत जाता था। तो एक अभिरुचि जागृत हुई। लेकिन मेरे घर का वातावरण था, पिताजी जनसंघ के कार्यकर्ता थे और संघ के स्वयंसेवक थे। पूज्य दीनदयाल जी काफ़ी समय मेरे आवास पे वो आते जाते रहते थे। क्या बात। और पिताजी को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था, माननीय अटल जी को का सानिध्य भी पिताजी को प्राप्त हुआ था। तो एक पारंपरिक रूप में घर का वातावरण राजनीतिक में तो नहीं था, लेकिन राजनीति से विलग भी नहीं था। और मन की जो उत्कंठाएं थी, एक समय पे ऐसा आया कि मुझे संगठन में काम करने का वार्ड स्तर पे आपने बहुत सारे अलग अलग लेवल पे काम किया आपने। मैंने वार्ड से, मंडल से, नगर से प्रारंभ करते हुए प्रदेश का मैं 3 बार युवा मोर्चे का बीजेपी का अध्यक्ष बना, 2 बार प्रभारी बना, पर्यटन का चेयरमैन बना, राज्य मंत्री का दर्जा मिला, फिर भारत सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला और आयोग का मैं युवा आयोग का सदस्य बना, पर्यटन नीति बनाई, युवा नीति बनाई। उसके बाद 2 बार 11 वर्ष तक लखनऊ का महापौर रहा। जी। महापौर में दूसरे वर्ष भी मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं चंदा नहीं लूँगा किसी से, कोई कार्यालय नहीं करूँगा, कोई सभा नहीं करूँगा। दूसरे चुनाव में, पहले में तो सभा किया था, और कोई खर्च नहीं करूँगा। जनता ने आपको और 2 लाख रुपए में मैं चुनाव लड़ा और 2 लाख में चुनाव जीता। और चुनाव जीतने के बाद मेरा रिकॉर्ड बना, लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज हुआ सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का। तो मैं यही कहूँगा कि सौभाग्य मेरे साथ रहा है। राजनीति में आना भी एक सौभाग्य था, एकदम एक अवसर था जो आकस्मिक रूप में मुझे मिला। अच्छा मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि डॉक्टर साहब से कहाँ मुलाकात हुई आपकी? शादी के बाद हुई। शादी के पहले एक बार देखा था, तब हुई थी। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, तो आप भी पढ़ने लिखने वाली हैं,
तो क्या इन्होंने, आपने क्या शर्त रखी डॉक्टर साहब के सामने? कुछ रखा आपने शर्त वर्त? नहीं बिल्कुल कौन शर्त अगुआ नहीं था रखी। आप लोगों का शादी का? जी किसने प्रपोजल, हाँ हमारी एक फैमिली फ्रेंड है। नहीं, इनका शर्त था हाँ। कि मैं किसी भ्रष्टाचारी के साथ में और वैसे नेता के साथ में विवाह नहीं करूंगा। जी कि जिसकी इमेज खराब हो, नेता लोग की इमेज बहुत खराब है। तो इन्होंने पता लगवाया मेरे बारे में, ओ, तो पता कमाल चला भाई। कि मैं इस टाइप का नहीं हूँ। हाँ मैं बेसिकली एक प्रोफेसर या प्रोफेसर टीचर हूँ। हूँ। हाँ, मैं इनकी प्रोफाइल में इनके प्रोफेसर वर्ड से ज़्यादा इम्प्रेस थी एज कम्पेयर तो टू आपने मेयर। पता कैसे लगवाया इतनी सारी बातें? मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ शहर में रहते थे, अच्छा। तो मैं अहमदाबाद में रहती थी उस हाँ, समय। हाँ। तो मैंने उनसे पूछवाया था कि इनकी इमेज कैसी है, शहर में लोग कैसे। तो सभी ने मुझे कहा कि वो बहुत रिस्पेक्ट किए जाते हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं। तो वो सुनने के बाद मुझे देखिए सुकून आपकी हुआ पहले था। से ही डॉक्टर साहब ने पूरी एकदम इंक्वायरी कराने के बाद फिर जो है अरेंज्ड मैरिज में थोड़ा तो आदमी एक दूसरे के बारे और में मेरी भी पूछता ही है। शर्त थी कि कोई बहुत बड़े घर की लड़की नहीं हो, जी सीधी सादी हो, पढ़ने पढ़ाने वाली हो। जी क्योंकि बहुत समय 2010 में मेरा विवाह हुआ जी। और मैं विवाह नहीं भी चाहता था करना। एक प्रचारक के तौर पे की तरह रह रहा था मैं। लेकिन पिताजी की तबीयत खराब हुई और माँ ने बोला कि ये इसी जगह जहाँ बैठ के आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हाँ। इसी जगह पे एक साल में एक बार फंक्शन होता है, पूरा परिवार मिलता है। तो किसी ने माँ के माइक दे दिया एक ने और पत्रकार ने, अच्छा। और बोला कि अम्मा शादी कब होगी बेटे की? उनका 16 तारीख को होगी। अरे बाप रे। 1 तारीख को बोल दिया कि 16 को होगी, कहाँ होगी किसी को पता नहीं। अच्छा। फिर जो बायोडाटा आए हुए थे वो छांटे गए। 267 बायोडाटा थे, उनमें से 6 बायोडाटा अब जिनमें सोचिए एक- डॉक्टर साहब कितने डिमांडेड व्यक्ति थे, ये समझना होगा भाई। हाँ, अपने समय के मोस्ट एलिजिबल बताइए, बैचलर थे। क्या इनका बात है? एक बायोडाटा था जी और वो भी था। फिर पर्ची लुटाई गई। जी तो जिसको अम्मा ने और पिताजी ने पर्ची लुटा ली, तो इत्तेफाक की थी अम्मा और पिताजी ने दोनों ने इनकी पर्ची उठाई। ओ कमाल है। उसके बाद ये हुआ कि भाई बहन और बहनों ही लोग उठाए। जी तो 15 लोगों ने पर्ची उठाई, 15 में से 13 लोगों ने इनकी पर्ची उठा ली। अरे वाह। जी। तो बाकी जो 6 थे, तो मैं वेमेन मेजोरिटी से आई हुई हूँ। कुछ कर नहीं सकते आप, मेजॉरिटी का मामला है लोकतांत्रिक भाई। परंपराओं से चयन हुआ यार। कमाल है भाई, ये तो आपने ऐसी बात बताई डॉक्टर साहब। जी तो डॉक्टर साहब ने आपसे जब पहली मुलाकात हुई डॉक्टर साहब, तो क्या पूछा इन्होंने, क्या सवाल किया? नहीं इन्होंने कुछ पूछा नहीं कुछ मुझसे। पूछा नहीं? नहीं पूछा नहीं, बस सिर्फ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का एहसास मुझे दिलाया था कि मैं बेटा, मेरे माता पिता जी जो हैं वो उम्र में हैं, इस उम्र में मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी परिवार को एक साथ जोड़ के रखें और उनकी सेवा है, आपको अपने प्रोफेशन के साथ ये भी देखना होगा। तो ये सब बातें इन्होंने मुझसे की थी और आपने कुछ डॉक्टर नहीं साहब कुछ पूछा। बस यही इतनी बात कही बस? जी और बिल्कुल। बाकी कोई मेरी इच्छा थी नहीं। और इन्होंने मुझसे ये जरूर पूछा था कितने पेपर पब्लिश हुए हैं। डॉक्टर साहब क्या जरूरत थी भाई? आपने सारी एक चीजें, प्रोफेसर की तरह इंटरव्यू लिया था मेरा। जी जैसे जब आदमी अपना नौकरी मांगने आता है उस तरीके से आपने पूरे सारे पेपर और सारे देखिए, नहीं मुझे सारे बहुत नहीं, इन्होंने पूछा था कि एकेडमिक इंक्लिनेशन देखने के लिए इन्होंने विवाह पूछा का था। अनुभव नहीं था, अरे बाराते वाह, गया वाह, था। किसके पास होता है डॉक्टर साहब, आपने ऐसी बात होता। नहीं, आप दबाव में थे, इसमें कोई शक नहीं माता जी और निश्चित परिवार रूप के। में मैं तय नहीं कर पाया था कि मैं वैवाहिक जीवन में अच्छा, वो बदलने भी जा रहा 16 दिन में? हूं। और ये था कि कहाँ होगा, अखबार वाले निकालते थे कि यहाँ होगा वहाँ होगा। रोज एक नया खबर अखबारों में छपता था और सारे लोग बिल्कुल वो थे। 9 तारीख को पता चला कि मेरा विवाह कहाँ होने वाला है। 9 तारीख को जब मैंने इनको फ़ोन किया, इनके वहाँ मेरे परिवार वालों ने फ़ोन किया, तो इनके छोटे भाई का विवाह हो रहा उस था। दिन मेरे भाई की शादी और थी। इनसे कहा जी। गया कि क्या आप 15 को तिलक और 16 को विवाह के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो जल्दी से हाँ बोलिए। तो इनके परिवार वालों ने हड़बड़ी में हाँ बोला। लड़की के जो वैवाहिक कपड़े सिलाए जाते हैं वो भी नहीं सिल पाए थे। जी बिल्कुल। ये लोग ऐसे ही 5-7 लोग चले आए थे ओहो। बिल्कुल। और विवाह की औपचारिकताएं पूरी हुई यहाँ क्योंकि वो पे। माता जी की 16 तारीख की घोषणा थी एकदम, उसी के जी, अनुसार फिर बिल्कुल। हुआ। कि उस दिन पूरा आंदोलन हो जाना है एकदम। उस दिन हुआ, फिर वो टला नहीं। चलिए, इसके लिए तो आप दोनों को देखिए बहुत बधाई। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, तो डॉक्टर साहब की व्यस्तता बहुत रहती है, कैसे समय निकालते हैं और कैसे अपनी आप मांगे मनवाती हैं इनसे? मांगे मानते हैं वो, बिल्कुल मानते हैं, मानते पूरा हैं? समय भी निकालते हैं। हाँ, जैसे अगर मान लीजिए 15 दिन बहुत बिजी गए तो वो एक दिन मेरे लिए कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आज 2-3 घंटे हम बिल्कुल आपके पास ही हैं, आपको जो कहना आप कह सकती हैं। तो ये बहुत समय बढ़िया। निकालते हैं, बस ये है कि वो टाइम इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आता है। अच्छा। ये बात अलग है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपके पास तो बहुत सारे काम रहते हैं, तो राजनीति में किस तरह से डॉक्टर साहब आपका सहयोग करती है? देखिए, राजनीति वही कर सकता क्योंकि है भाई जिसके देखिए, दोनों लोग विद्वान लोग हैं,
इसमें सारी इसमें सारी मुझे चीजों पे हेल्प सहमति मिलती बन जाती है। शाम को खाने के समय मुझे हाँ। तमाम आर्थिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर टिप्स मिलता है आपसे, अच्छा, तमाम संस्मरण मिलते हैं। एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में आप विश्लेषण करने की क्षमता रखती हैं और तमाम जो समसामयिक विषय होते हैं, सुबह अखबार जरूर पढ़ते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं सबको पढ़ पाऊँ, बहुत बढ़िया। ये और आपको मुद्दों तमाम की सारी बातें प्रकार बता की देती है। लेटेस्ट जी। चीज़ें होती हैं तो उसको जरूर कोट करते। कहीं मैं बोल के आया तो मेरा देखिएगा, आपने आज ये ठीक नहीं बोला, आपको अच्छा। ऐसा बोलना चाहिए था, जी। या आज आपने ये अच्छा कहा, आपका स्टेटमेंट आया इसमें ये चीज़ की कमी रह गई है, आपको ये डेटा देना चाहिए था। तो एक सहयोग मिलता है मुझे, कमाल है भाई। और मैं समझता हूँ जिसके घर में सुकून होता है वही राजनीति में सफल। करने में सफल हो पाता है। और उसकी राजनीति स्थायी और होती मैं समझता हूँ कि हम लोग अपने संक्षिप्त जीवन में संतुष्ट हैं। हम दोनों प्रोफेशन में हैं, दोनों टीचिंग जॉब में हैं। समाज की बहुत चीज़ों की आवश्यकता नहीं है मुझे। है। डॉक्टर साहब, आपके मन में कभी पॉलिटिक्स में आने का नहीं होता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था कि मैंने इन्हें पसंद ये मुझे ही नहीं पॉलिटिक्स में चाहती थी तो अपना क्यों आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनकी नहीं, अब तो आप प्रोफेसर भाग डिग्री हैं। से ज्यादा अब प्रभावित तो आप थी। भाग नहीं सकते, अब तो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, जी, इतने इनकी सारे इनकी काम हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी नहीं रही। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो आपके पास जैसे आपके पास जब इलेक्शन होते हैं, जब काम का इतना प्रेशर होता है, आपके पास भी बहुत, आपके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता होगा। मुझ कैसे पर उसको ऐसा हैंडल कोई करते हैं? प्रेशर नहीं होता, इनके प्रेशर्स को हैंडल करना ही मेरा काम होता है बेसिकली, क्योंकि वर्क फ्रंट पे तो मैं सामने नहीं होती, लेकिन इनके नहीं, लेकिन ये पीछे स्ट्रेस का में बहुत है। काम होता है। अरे लोगों को खाना जाना है, ये इन कार्यकर्ताओं को बहुत, वो अरे तो देखिए डॉक्टर साहब तो घरेलू बहुत तौर नीचे पर से- हम लोग रोज ही मैनेज करते हैं। हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे माता पिता जी 8, उनके 9 संतानें हैं, तो कुल मिला के 67 बच्चे तो माता पिता जी के ही हैं। तो एक इतने सारे बड़े लोग एक परिवार जगह को, इकट्ठा और होके सब सारी चीजें अपने लखनऊ आप में ही ही मैनेज हो है जाती जी, हैं। तो वो हैंडल करने की आदत है मुझे, तो वो मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न नहीं रहता। मतलब ये डॉक्टर साहब की समस्याओं को मैनेज करना बहुत बड़ा सवाल और प्रश्न भी नहीं है, दोनों नहीं, चीजें कई हैं। बार थकावट भी होती है, कई बार स्ट्रेस भी होता है, बिल्कुल होता है। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपको खाली समय में क्या करना अच्छा लगता है, अगर हम बात करें तो? या खाली समय तो मिलता है या देखिए, नहीं मुझे मिलता पढ़ने है? का शौक है। हाँ। खाली समय में किताबें पढ़ना और टेलीविज़न भी देखना, और साथ में अपने पुराने मित्रों को फ़ोन करना, अच्छा। उनसे बात करना। कभी कभी 20 साल पहले, 10 साल पहले जो मिले, याद आई, तत्काल कहो रात को 11 बजे भी मैं फ़ोन खटखटा दूँ। पुराने लोगों से, जो पुराने साथी रहे हैं, हाँ, संघर्ष के जो साथी तो रहते हैं उनसे उनसे मिलना, बात करना, संस्मरण- ये मेरा विशेष आनंद का क्षण होता है। क्या बात है। अच्छा मैम, ये बताइए कि सबके अपने अपने अलग अलग शौक होते हैं। कोई फिल्में देखता है, जैसे प्रधानमंत्री जी की मैंने इसमें लिखी है कि फिल्में वो देखते थे, बहुत सारी फिल्में देखते थे। मैं भी बहुत लेकिन उनकी खासियत जानती क्या, वो जैसे दिनेश जी के मित्र हैं, तो वो दिनेश जी के छोटे भाई के साथ फिल्में देखते थे। तो आप कैसी फिल्में आपको पसंद है? Which kind of? मुझे हर तरीके की फिल्में पसंद है, कमर्शियल भी देखती हूँ। डॉक्टर साहब साथ देते हैं लेकिन कोई स्पेशल, इनके पास तो समय उतना नहीं होता है, लेकिन मैं फिल्मों से लौटने के बाद उसमें क्या मैसेज है, क्या चीज़ें, वो जरूर इनसे डिस्कस करती हूँ। मतलब डॉक्टर साहब को जलाने का काम आप छोड़ती नहीं है कोई? डॉक्टर साहब वहाँ से आए फिर से उसके बाद डॉक्टर साहब को बिल्कुल फिल्में देखने का शौक नहीं है। उनको लगता है वो 3 घंटे वो वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है बस जल्दी से कोई कहानी वाइंड अप करके बता दे और उतना टाइम उनके लिए काफी। तो डॉक्टर साहब ये सोचते हैं कि अगर कोई फिल्म बहुत चर्चित है तो आप जाके देख के आइए Exactly. और इनको कहानी नटशेल में बता दीजिए। कई फिल्में ऐसी हैं, जैसे पीकू एक फिल्म थी, बहुत अच्छी मूवी थी, तो मैंने देखी अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा। में। उसके बाद मैं आई, फिर मैंने इनको इंस्पायर किया। 3 इडियट्स थी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा आप चलिए मेरे साथ देखने, फिर हम गए दोनों साथ बहुत में बढ़िया। देखने। मतलब आप लोग I आखिरी फिल्म select- 3 इडियट ही हाँ। देखी होगी कि और कोई देखी? हाँ, वही थी। वही देखी। तो सालों हो जिंदगी गए में पिक्चर हॉल में शायद 3-4 7-8 फिल्म। शादी के बाद शायद 3 या 4 मूवीज हम शादी के बाद हम लोगों ने ये भी लिखने वाला विषय हो गया एकदम। हैं? शादी के बाद तो पिक्चर हॉल में 3 पिक्चरें देखी। जी। खाली समय में क्या करना आपको अच्छा लगता है? खाली समय में हम ये लोग तो ये कभी कंप्यूटर कभी ले लेती बैडमिंटन है। भी खेलते हैं, यहाँ पर रहते हैं तो बैडमिंटन बैडमिंटन कोर्ट खेलते है। हैं, बैडमिंटन कोर्ट है। और कभी कैरम, कभी लूडो, कभी ये पतंग उड़ाना भी बहुत पसंद ओह, करते हैं डॉक्टर साहब। क्या बात है। तो चरखी पीछे से दिखाना मेरा काम होता है। अब तो खाली ये विशेष त्योहारों पे उड़ाते हो मुझे लगता है। नहीं, जब इन्हें समय मिलता है तो जरूर पूछते हैं कि पतंग तो नहीं उड़ रही है ऊपर।
अगर हम तो आप ऐशबाग कुछ वाले गाती घर वाती भी हैं, गुनगुनाती भी हैं? में- नहीं, ये एकदम शौक नहीं? नहीं। मैं सुनती बहुत हूँ गाने सुनती हूँ, क्लासिकल म्यूजिक का भी शौक है, सभी तरह के म्यूजिक का शौक है, लेकिन गाती नहीं। अच्छा, अभी जो डॉक्टर साहब ने अभी 4 साल इनकी सरकार ने पूरे किए हैं, उस पे आपका क्या कमेंट है? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है ये सरकार जो है। मैंने पिछली सरकार भी देखी, वो भी सरकार अच्छी थी, पर मुझे ये लगता है कि जो इस समय का रूलिंग है वो बहुत अच्छा है। खासकर योगी जी की काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, विपक्षियों के पास बहुत सारे सवाल रहते हैं। अब देखिए अखिलेश यादव जगह जगह सवाल उठाते रहते हैं। अभी मुख्तार की जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें, यहाँ पे बहुत सारी संपत्ति जो भी माफिया थे उनके तुड़वाने का काम आपकी सरकार ने किया है, लेकिन सवाल ये है कि मुख्तार आखिर कब आएगा, कब उसको सजा मिलेगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, मेरा मानना है कोई भी राजनीतिक दल हो, जब तक प्रदेश ठीक नहीं हो सकता, जब तक राजनीतिक दलों के मन में अपराधियों को प्रश्रय देने की भावना समाप्त नहीं होती। और पिछली सरकारों में अपराधियों को महत्व मिला जी, इसी कारण उत्तर प्रदेश में माफिया राज और अपराध का वर्चस्व बढ़ा था। लोग डरने लगे थे, पैरेलल थानों में दल विशेष के कार्यालय की तरह वो काम करते थे, क्योंकि पुलिस को स्वतंत्र रहना चाहिए था। आज पुलिस स्वतंत्र है, अपराधियों को दंड देने का अधिकार उसके पास में है, तो आज अपराधी डर रहा है, और यही पुलिस थी जिससे अपराधी डर नहीं रहा था। तो ये परिवर्तन है, ये एक सोच में अंतर है, प्रायोरिटीज़ में अंतर है। हमारी वरीयता जो है वो अपराध मुक्ति की वरीयता है। डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, ये आपके लिए बड़ी चुनौती होगी मैं समझता हूँ। और उसमें ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत हैं, उसको पार पाना है। उसके अलावा 2022 बहुत दूर नहीं है। देखिए, बीजेपी कोई भी चुनाव को सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ रही हो ऐसा नहीं है। हमारा एक नीति रीति सिद्धांत है, समाज में किस प्रकार की पारदर्शिता और पवित्रता स्थापित हो, हमारा लक्ष्य है। और हम बूथ स्तर तक का हमारा गठन है, और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हमको चुनाव लड़ाते हैं। जनता ने हमको स्वीकारा है, चाहे वो 17 का चुनाव रहा हो, 14 का चुनाव रहा हो, 19 का चुनाव रहा हो, या अभी जो उपचुनाव हुए 11 विधानसभाओं के, वो जो है 7 उसमें 6 पे हमें सफलता मिली है। जी, अभी हमने 9 जगह लड़ी थी एमएलसी वाले चुनाव में, 6 पे हम जीत कर आए जहां हमारा खाता नहीं था। तो इसका सीधा असर यह है कि जनता हमको प्यार कर रही, हमको स्वीकार कर रही है। हम जनता के लिए काम करने की तरफ और अधिक मजबूती के साथ में बढ़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है जो भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड होगा। पश्चिम बंगाल और असम बहुत मेहनत की जा रही है उधर से। मुझे तो लगता है कि पुडुचेरी भी हम जीतेंगे, हम 3 राज्य जीत कर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। 2021 पुडुचेरी में भी हमारी समर्थित सरकार बनेगी। 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने डॉक्टर साहब, उसमें हम क्या अपेक्षा पिछली बार हमने नारा दिया था अब की बार 300 पार। अब की बार हमारा टारगेट है अब की बार पिछला रिकॉर्ड पार। चलिए डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करेंगे कि जो है पिछला रिकॉर्ड जो है आप बार बार तोड़ें, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ने की मुझे लगता है कि आपको आदत है, बचपन से आप तोड़ते आ रहे हैं। कभी शिक्षा में तोड़ा, कभी राजनीति में तोड़ा, और मैं समझता हूं कि अगले अब विधानसभा में तोड़ेंगे। तो ये 2 विद्वान लोग थे जिनसे हमने आपकी खास मुलाकात कराई। अगले सप्ताह हम फिर किसी ऐसे ही शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक आप सभी दर्शक देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।